नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई की ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, उत्तराखंड एलटी के तहत हम जो आपका सेकंड पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का सिलेबस रखा गया है। और दर्शन शास्त्र का जो हमारा सिलेबस है उसके तहत हम आज कोठारी आयोग को पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने विश्वविद्यालय आयोग यानी राधा कृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग को पढ़ा था। उम्मीद है आपने वो वीडियोस भी ज़रूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं उत्तराखंड एलटी हिंदी की भी तैयारी करवा रही हूँ। तो यदि आप उत्तराखंड एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। उसमें मैंने उत्तराखंड के बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ाया है। साथ ही साथ प्रयोजन मूलक हिंदी और हिंदी साहित्य के भी कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कोठारी आयोग की अगर हम बात करें तो इसका एक नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर इसके गठन की बात करें तो 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ है। और 1966 में इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी थी। अपना प्रत्यावेदन जो था वो बनाया था, अपनी रिपोर्ट। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दौलत सिंह कोठारी, जो कि उस समय उत्तराखंड ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष थे, वो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसके अगर अध्यक्ष की हम बात करें तो दौलत सिंह कोठारी जो थे यूजीसी के अध्यक्ष थे, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उस समय के अध्यक्ष थे यूजीसी के। और इसके अध्यक्ष थे कोठारी आयोग के, ठीक है। अगर हम इसमें एक बहुत फेमस कथन है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा था। ये एक तरफ से इस आयोग का ध्येय वाक्य कहें या प्रमुख कथन कहें कि क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर इस आयोग ने बहुत फोकस किया। और उसको फोकस करते हुए इन्होंने कहा कि भारत का जो भविष्य है वो उसकी कक्षाओं में, यानी कि जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, जो स्कूल की कक्षाएं हैं उसमें निर्मित हो रहा है। तो ये कोटेशन आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम इस आयोग के सदस्यों की बात करें तो आयोग में जो है 17 सदस्य थे, जिसमें से 6 सदस्य जो थे वो विदेशी थे, ठीक। इसके बाद आयोग ने 3 बिंदुओं पर जोर दिया। तो वो 3 बिंदु क्या थे, अब हम ये जानते हैं। आंतरिक परिवर्तन, यानी कि शिक्षा में जो है वो आंतरिक परिवर्तनों की बात करता है ये आयोग। गुणात्मक परिवर्तन की बात की गई। शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, इस पर इस आयोग का फोकस था, ठीक है। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि जो कोठारी आयोग थे उसमें किन 3 बिंदुओं पर फोकस किया गया, या निम्नलिखित में से किस बिंदु पर फोकस नहीं किया गया था। तो आपको 3 बिंदु ऑप्शन में आएंगे, चौथा ऑप्शन कुछ और भी उठा कर दे सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम बात करें इसका जो शैक्षिक ढांचा था, तो इस आयोग ने शैक्षिक ढांचे को 10+2+3 में व्यवस्थित करने का सुझाव दिया था, ठीक। हालांकि ये व्यवस्था बाद में लागू हुई थी, लेकिन सुझाव इन्होंने 10+2+3 यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, और उसके बाद +2 यानी कि 11th-12th, और जो 3 ईयर है वो आपका ग्रेजुएशन हो गया, ठीक। तो ये इस तरह का इन्होंने शिक्षा का जो शैक्षिक ढांचा है वो इस तरह से बताया था। इसके बाद अगर हम बात करें भाषा का, इसमें जो भाषा से संबंधित सुझाव था, तो त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला इन्होंने सुझाव दिया था। मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि जो बच्चों को शिक्षा है वो उसके मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और दूसरा उन्होंने हिंदी को यहाँ पे स्थान दिया, और तीसरा इन्होंने अंग्रेजी को। तो मातृभाषा यानी कि प्रांत में जिस प्रदेश में जो उनकी मातृभाषा होगी उसमें उनकी शिक्षा होनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान भी देने का सुझाव, इन भाषाओं में भी शिक्षा देने का सुझाव दिया था। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि त्रिभाषा सूत्र जो है लागू करने का जो सुझाव था वो किसने दिया था, तो सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने, ठीक।
इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा यानी कि 15 से 35 वर्ष की जो शिक्षा थी उसे हम प्रौढ़ शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा का सुझाव भी इन्होंने दिया था। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो 15 से 35 साल के जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको उनकी शिक्षा के लिए यहाँ पे एक सुझाव दिया गया था जिसको नाम दिया गया प्रौढ़ शिक्षा। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है शिक्षा एवं राष्ट्र का विकास नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि किस आयोग का जो की जो रिपोर्ट है वो शिक्षा एवं राष्ट्र का विकास नाम से प्रस्तुत किस आयोग ने की थी। तो आपको ध्यान रखना है कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है वो शिक्षा एवं राष्ट्र का विकास नाम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक। इसके बाद देखिए, इस आयोग ने सामान्य विद्यालय प्रणाली कॉमन स्कूल सिस्टम की भी बात की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सौंपी थी। तो ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे, 29 जून 1966 में। ठीक। कोठारी आयोग के सचिव थे जेपी नायक। तो जेपी नायक जो थे वो इस आयोग के सचिव बनाए गए थे। इसके अनुसार विश्वविद्यालय को पर्याप्त सदस्यता दी जानी चाहिए। तो चलिए कुछ और अन्य बातें इस आयोग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मेरे स्वयं के नोट्स हैं मेरे हैंडराइटिंग में। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इनको आपको अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो अपने लिए अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, ताकि मतलब हम अपने नोट्स को खुद समझ लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे नोट्स दूसरों को भी समझ में आए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने राइटिंग में अपने नोट्स को आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाऊँ। तो इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। जो डीएस कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एटम ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। कोठारी आयोग पहला शिक्षा आयोग है जिसने शिक्षा में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखकर सुझाव दिए थे। यानी कि शिक्षा में क्या जो बदलाव होने चाहिए, सामाजिक बदलाव, शिक्षा मतलब कैसे हमारे समाज में बदलाव ला सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने सुझाव थे जो वो दिए थे। ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है पंचमुखी सिद्धांत। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचमुखी सिद्धांत जो है किस आयोग के द्वारा दिए गए थे। तो कोठारी आयोग के जो पंचमुखी सिद्धांत थे वो दिए गए थे, और वो क्या सिद्धांत थे इन्हें हम जानते हैं। देखो, सबसे पहला जो सिद्धांत था समाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, यानी कि इनका मानना था कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने समाज में अपने सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा था शिक्षा व आधुनिकीकरण, शिक्षा के द्वारा हम किस प्रकार से आधुनिकीकरण ला सकते हैं। ठीक। दूसरा ये हो गया। तीसरा होता शिक्षा व उत्पाद, यानी कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से हम नए नए इवेंट्स इनोवेशन कर सकते हैं, नए नए उत्पाद किस तरह से हम कर सकते हैं, प्रोडक्शन किस तरह से हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो ये तीसरा इनका सिद्धांत था। ठीक। चौथा इनका सिद्धांत था शिक्षा व प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, यानी कि शिक्षा के द्वारा किस तरह से प्रजातंत्र को सुदृढ़ किया जा सकता है, ये इनका सुझाव था। पांचवा और अंतिम जो पंचमुखी सिद्धांत था उसमें जो है सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो शिक्षा इनका मानना था कि केवल चरित्र का ही विकास नहीं करती, केवल मानसिक विकास ही नहीं करती है, बल्कि उसके द्वारा जो है सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया और आध्यात्मिक मूल्यों का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो ये जो पंचमुखी सिद्धांत थे ये कोठारी आयोग के द्वारा दिए गए थे। ठीक। अब देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, इस आयोग ने सुझाव दिया था कि जो शिक्षा का जो कुल बजट है उसमें जो शिक्षा पर खर्चा है वो उसका 6% बजट खर्च होना चाहिए। यानी कि जो कुल बजट होता है उसका 6% जो है वो केवल और केवल शिक्षा पर व्यय होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का शिक्षा पर कितना, 6%। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% खर्च किस आयोग का सुझाव था कि 6% खर्च होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कोठारी आयोग का ये सुझाव था। ठीक। आयोग के अनुसार प्री प्राइमरी जो है वो 3 साल का होना चाहिए। 1 से 4 साल लोअर प्राइमरी, इन्होंने इस तरह से कैटेगराइज किया था हमारी जो स्कूली शिक्षा है। ठीक है, कि प्री प्राइमरी 3 साल का और 1 से 4 साल का क्या होना चाहिए, लोअर प्राइमरी।
और यानी कि 4 साल का, ठीक। इसके बाद 5 से 8 साल उच्च प्राइमरी शिक्षा संरचना होनी चाहिए। तो ये इस तरह से आप शिक्षा संरचना को भी ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए अभिनव पाठ्यक्रम लागू करने का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। यह प्राथमिक शिक्षा के प्रचार हेतु दिया था। तो क्योंकि कोठारी आयोग ने था पूरी शिक्षा व्यवस्था पर फोकस किया था। अब तक हम पढ़ रहे थे कि जो राधाकृष्णन आयोग था वो विश्वविद्यालय पर फोकस कर रहा था, और जो मुदालियर आयोग है उसने माध्यमिक शिक्षा पर फोकस किया। तो क्योंकि कोठारी आयोग ने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर फोकस किया था, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर प्राइमरी शिक्षा को भी के लिए भी एक अभिनव पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया था। और प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने यह अभिनव पाठ्यक्रम चलाने का प्रयास किया था या सुझाव दिया था, ठीक। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन का इन्होंने सुझाव दिया था। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु 4 प्रकार के शिक्षा संस्थान होने चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि जो विश्वविद्यालय आयोग था उसने केवल विश्वविद्यालय पर फोकस किया, अपने सुझाव जो थे वो विश्वविद्यालय को लेकर किए थे। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग था, और जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था उसने माध्यमिक शिक्षा को लेकर के फोकस किया था, लेकिन कोठारी आयोग जो था उसने विश्वविद्यालय से लेकर माध्यमिक शिक्षा दोनों पर फोकस किया था। और विश्वविद्यालय के संबंध में ये क्या बातें बता रहे हैं, 4 प्रकार के शिक्षा संस्थान होने चाहिए। कौन से? सामान्य विद्यालय विश्वविद्यालय होने चाहिए, ठीक है, वरिष्ठ विश्वविद्यालय होने चाहिए, सामान्य महाविद्यालय और स्वायत्त महाविद्यालय, यानी कि जिनकी जो अपने वित्तीय व्यवस्था जिनकी स्वयं की हो, तो ऐसे महाविद्यालय उन्होंने 4 प्रकार के विश्वविद्यालयों की बात की थी, ठीक। तो ये था दोस्तों कोठारी आयोग और इसका जो प्रत्यावेदन था, इसकी जो शर्तें थी, इसके जो सुझाव थे, इसकी जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लेकर के अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके जो फीडबैक होते हैं उनको पढ़ करके हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम दुगनी ऊर्जा के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी से एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं हिंदी की वीडियोस भी यहाँ पे आपसे अब मेरे नोट्स जो हैं मैं शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ते रहें, निराश ना हों, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, वफादार रहिए, और सच्ची निष्ठा से अपनी तैयारी करिए, आपकी सफलता तय है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।